गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक रचनात्मक व्याकरण से विषय टॉपिक समास को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हिंदी में समास इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। यहाँ मैंने इसका इंग्लिश नाम बताना इसलिए ज़रूरी समझा, इंग्लिश में समास को क्या कहते हैं इसलिए बताना ज़रूरी समझा, ताकि आप जब इन दोनों विषयों में समास पढ़ते हैं या कंपाउंड पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे। समास, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि समास का क्या अर्थ होता है और समास कैसे बनता है। तो जो समास शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। वे शब्द हैं सम जमा आस। सम जमा आस। मैंने आपको इससे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम व्याकरण का कोई भी टॉपिक उठाएं, कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए या ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्याकरण के जो भी टॉपिक हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ मैं आपको समास पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा व्यंजन का भी जिक्र करूँगी, स्वर का जिक्र करूँगी। तो अब आप कहोगे कि मैम तो समास पढ़ा रही हैं, स्वर व्यंजन क्यों बताने लग गई। इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि इस व्याकरण का जो टॉपिक है, कोई ना कोई टॉपिक किसी न किसी टॉपिक से आपस में संबंधित है। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। यहाँ पर सम, म में हलंत लगा हुआ है, जमा आस, तो समास। मैंने जैसा कल बताया था कि व्यंजन जो है, व्यंजन का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। तो ये जो सम और आस को हमने अलग किया है, म में ये जो आ स्वर लग जाएगा तो म क्या बन जाएगा, माँ और स, तो समास। इस प्रकार यहाँ पर स्वर व्यंजन का भी छोटा सा मेल है। वैसे हमें समास पढ़ना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस। अब सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। इस प्रकार समास का अर्थ हो गया पास रखना, अर्थात पास पास रखना। इसमें शब्दों को पास पास रखा जाता है और एक सार्थक नया शब्द बनाया जाता है। तो आइए अब हम समास की परिभाषा पर थोड़ा ध्यान देते हैं। समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो अब यहाँ जो नया शब्द बनेगा वह नया शब्द सार्थक होना चाहिए। तो हम चाहें तो इसकी परिभाषा में थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो यहाँ पर नया और सार्थक दोनों को मिलाकर कि शब्द नया बना है तो वह नया शब्द कुछ भी नहीं बल्कि सार्थक होना चाहिए। यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताऊंगी। समास में दो शब्दों को पास पास रखा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि समास में केवल दो शब्दों को पास पास ही नहीं रखा जाता, बल्कि एक नवीन सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, शब्दों को पास रखना, एक नए शब्द का, एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करना, ये पूरी प्रक्रिया जो है वह समास कहलाती है। ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि समास में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से समास के प्रकारों की उत्पत्ति हुई। समास की प्रक्रिया में जब हम दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं
तो इन शब्दों में अपना कुछ न कुछ गुण होता है। कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान हो जाता है, कभी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताने लग जाता है, कभी पहला पद दूसरे पद की उपमा बताने लग जाता है, कभी ऐसा होता है कि पहला पद दूसरे पद की संख्या बताने लग जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि दोनों पद मिलकर एक नवीन सार्थक या तीसरे पद का भी निर्माण कर देते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि पहला पद अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है और उससे जो है दूसरा पद भी अव्यय बन जाता है और जो समस्त अर्थात जो समस्त नवीन पद बनता है वह भी अव्यय हो जाता है। इस प्रकार समास की प्रक्रिया में जो शब्द मिलाए जाते हैं उनमें अलग अलग तरह की विशेषताएं, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं और इसी कारण समास के प्रकार बनाए गए। लेकिन समास के प्रकारों को बताने से पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि समस्त पद या सामासिक शब्द क्या होते हैं। सामासिक शब्द में मिलने वाले पहले और दूसरे पद क्या हैं? समास विग्रह क्या है? तो आइए हम जानते हैं कि समस्त पद क्या है। पहले हम जानेंगे समस्त पद क्या है, सामासिक शब्द क्या है, समास विग्रह क्या है, उसके बाद हम समास के प्रकारों की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक आपने जाना कि समास क्या है, समास का क्या अर्थ है, समास किस प्रकार से जो समस्त पद बनाने की जो प्रक्रिया है वह कैसे चलती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि समस्त पद क्या है। समस्त पद, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि समस्त यानी कि पूरा और शब्द यानी कि वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है। तो इस प्रकार समस्त पद का अर्थ हो गया सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि गंगा का जल, हाथ के लिए कड़ी। तो समासिक शब्द या समस्त पद बना हाथ की कड़ी या गंगा जल। हाथ के लिए कड़ी का हो गया हाथ की कड़ी और गंगा का जल का हो गया गंगा जल। तो यह एक नया और सार्थक शब्द हो गया। इस तरह से हम जानेंगे कि समासिक शब्द में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया शब्द बनाते हैं उस नए शब्द को हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। इस समस्त पद में आया हुआ पहला पद, पहले पद को हम पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल में गंगा जो है वह पहला पद है जिसे हम पूर्व पद कहते हैं और गंगा जो है वह पूर्व पद हो गया यानी कि पहले आया है और जल जो है वह दूसरा पद है यानी कि उसे उत्तर पद कहते हैं। अब आपके मन में एक यह प्रश्न चल रहा होगा, घूम रहा होगा कि मैम इसे शब्द ना कहकर पद क्यों कह रही हैं। तो व्याकरण का एक नियम होता है, व्याकरण का जो नियम है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम इसे पद ना कहकर शब्द कहें। शब्द, जब हम किसी भी शब्द को स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त करते हैं तो वह होता है शब्द, लेकिन वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। तब हम वहाँ पर उसे व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखते हुए उसी शब्द को हम पद के नाम से जानते हैं। जब मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगी उस समय मैं आपको शब्द और पद के बीच
क्या अंतर है, शब्द क्या है, पद क्या है, शब्द क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, और पद का उच्चारण हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, इन सारी बातों को मैं बताऊंगी। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि समास क्या है, समास विग्रह क्या है, समासिक पद क्या है, समस्त पद क्या है, समास का अर्थ क्या है। इन सारी चीज़ों से आज हम अवगत हुए। अब इसके अगले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे समास के प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।